SoCal, India, Echo, Lima, Delta, Shield. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के रेसलिंग फॉर चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द शील्ड के बारे में, एक ऐसी फैक्शन जिसके अंदर ये 3 सुपरस्टार्स होते थे, कभी एज अ मिड कार्डर और आज ये एक मेन इवेंट सुपरस्टार्स बन चुके हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी रिसेंट ब्रॉक लेसनर वाली वीडियो में कहा था कि मैं चैनल के ऊपर एक शील्ड से रिलेटेड पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोगों के आगे मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूं। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो और ये वीडियो भी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना। और भाई ये वीडियो पूरी देखना। वैसे तो नीचे मैंने चैप्टर्स में भी अवेलेबल कर रखा है ताकि आप लोगों को इस वीडियो का कोई सा और पार्ट ज्यादा अच्छा लगे तो आप उसे देख सकते हैं। बट मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखना क्योंकि आप लोगों को एंड तक बहुत मजा आएगा। तो शील्ड के अंदर भाई ये 3 सुपरस्टार थे, रोमन रेंज, सेथ रॉलिन एंड डीन एम्ब्रोज, ऑल्सो नोन एज जॉन मॉक्सली। तो इन तीनों के करियर रेसलिंग के अंदर भाई बहुत ज्यादा अलग अलग थे। अगर आप लोग कहो कि इन तीनों में से ज्यादा सक्सेसफुल कौन था WWE में आने से पहले भी, तो मैं कहूंगा भाई सेथ रॉलिन थे, क्योंकि सेथ रॉलिन WWE में आने से पहले ROH के अंदर भी काम करते और ROH भाई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वहां पर सेथ रॉलिन को टाइलर ब्लैक के नाम से जाना जाता था और उधर सेथ रॉलिन ने बहुत सारी चैंपियनशिप भी जीती थी, जिसमें से एक मेन चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, वो थी ROH की वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ROH की वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि ROH की वर्ल्ड चैंपियनशिप को भाई AJ स्टाइल्स, CM पंक, ब्रायन डैनियल्सन, जिनको आप डैनियल ब्रायन के नाम से भी जानते हैं, सामोआ जो, ऐसे सुपरस्टार्स के पास भी ये चैंपियनशिप रही है। और बात करें भाई जॉन मॉक्सली की, तो जॉन मॉक्सली इस टाइम पे कोई मेजर प्रमोशन के साथ काम नहीं करते थे। जॉन मॉक्सली इंडीज में काम करते थे और रोमन रेंज इस टाइम पर अपने NFL के करियर पे ध्यान दे रहे थे। और 2008 के टाइम पे फाइनल्स में रोमन रेंज को NFL से रिटायरमेंट भी लेनी पड़ गई, क्योंकि वो ल्यूकीमिया के लिए पॉजिटिव पाए। इसलिए रोमन रेंज को अपना ये करियर जो कि NFL में बना हुआ था, इसको उस टाइम पर एंड करना पड़ा। इसी के कुछ टाइम बाद फिर रोमन रेंज ने अपने करियर को रेसलिंग के अंदर बनाना चालू करा और ऐसे इन तीनों को WWE ने साइन करा। उस टाइम पे WWE की जो डेवलपमेंट टेरिटरी थी उसका नाम था FCW, फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग। और उस टाइम पे रोमन रेंज को रोमन लीकी के नाम से जाना जाता था। इसी के कुछ टाइम बाद NXT आती है, जो कि नई डेवलपमेंट टेरिटरी थी और FCW को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मेन रोस्टर पे डेब्यू करने से पहले ये तीनों NXT में भी काम करते थे, जहां पर अब दोबारा से बता रहा हूँ सेथ रॉलिन यहाँ भी सक्सेसफुल थे, क्योंकि सेथ रॉलिन उस टाइम पर NXT के चैंपियन रह चुके थे और रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोज उस टाइम पे एज अ सिंगल करियर चल रहा था इनका, तो अपने सिंगल्स करियर पे ध्यान दे रहे थे उस टाइम पर। तो बात करते हैं शील्ड के ओरिजिन की और कुछ ऐसे फैक्ट शील्ड के जो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को पता होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शील्ड के कॉस्ट्यूम के बारे में। तो शील्ड के कॉस्ट्यूम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि वो एक ब्लैक कलर की वेस्ट पहन के आते हैं, बट ओरिजिनली उनकी ये ड्रेस होने वाली नहीं थी। उनको एक टर्टल स्वेट शर्ट नहीं होती, टर्टल नेक स्वेट शर्ट, जो कि गर्दन पे ऊपर तक पहनते हैं और साथ ही साथ वो राइट शील्ड्स के साथ भी आते, पता नहीं क्या दंगे फसाद करने आ रहे थे। और साथ ही साथ एक और चीज, शील्ड ओरिजिनली तो रोमन रेंज, सेथ रॉलिन और डीन एम्ब्रोज की नहीं होने वाली थी। इसके अंदर CM पंक, डैनियल ब्रायन और बिग शो होते और CM पंक इनके लीडर होते हैं। तो पता नहीं ये शील्ड कैसी होती, बट ये प्लान था WWE का पहले। और एक और बात करते हैं, शील्ड के अंदर रोमन रेंज भी थे। रोमन रेंज की जगह शील्ड में कासियस ओनो होने वाले थे, जिनको क्रिस हीरो के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडीज में भी बहुत पॉपुलर है। तो ये CM पंक के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो CM पंक चाहते थे कि रोमन रेंज की जगह कासियस ओनो आए, बट ट्रिपल एच ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। तो शील्ड ने अपना डेब्यू 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में करा था, जहां पर मेन इवेंट में एक ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा था, जिसमें थे जॉन सीना, CM पंक और रायबैक। और इस मैच के दौरान शील्ड ने इंटरफेयर करा, जॉन सीना और रायबैक दोनों पे अटैक कर और इन्हें पेल दिया बुरे तरीके से। और यहां पर ही हमें पहली बार देखने को मिला था शील्ड का ट्रिपल पावर बॉम्ब, जो कि उन्होंने मारा था रायबैक के ऊपर। और भाई मेरे से अपने पर्सनल पूछो ना, मेरे को आज भी याद है उनका डेब्यू जब देखा था ना, अभी अपना पर्सनल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब देखा था तो ऐसे लग रहा था यार ये कौन आ गए, ये कितने बेकार है, क्यों मार रहे। और CM पंक तो उस टाइम पे बेकार ही लगते थे, क्योंकि वो चीटिंग बहुत करते थे और जॉन सीना बहुत अच्छे लगते थे। तो बहुत बुरा सा लग रहा था यार ये कौन आ गए, ये तीन ऐसे क्यों मार रहे हैं बीच में आके। तो यार ऐसा है, पुरानी यादें तो ऐसी ही होती है। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा था जब शील्ड का डेब्यू हुआ था। और फिर इसके बाद 26 नवंबर 2011 की मंडे नाइट रॉ थी, जिसमें शील्ड ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने बताया कि कैसे वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं। वैसे तो खुद ही इनजस्टिस कर रहे थे और वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं। और फिर ऐसे ही
हफ्तों तक जो भी सीएम पंक के अपोनेंट होते थे उनको शील्ड पेलती थी अच्छे से, कोई भी अपोनेंट हो उसे पीटती थी। फिर शील्ड का डेब्यू मैच, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, तो इनका डेब्यू मैच हुआ था साल 2012 के TLC पेपर व्यू के अंदर और तारीख थी 16 दिसंबर। और इनका मैच होता है अगेंस्ट में थे इनके रायबैक और टीम हेल्नो के अंदर डैनियल ब्रायन और केन थे। और इस मैच में शील्ड ने हरा दिया था रायबैक और टीम हेल्नो को और शील्ड इस मैच को जीत गई थी। और ये सबसे पहली विक्ट्री थी शील्ड की एज अ फैक्शन उनके मेन रोस्टर पे डेब्यू मारने के बाद। और फिर शील्ड ऐसे ही सुपरस्टार्स पर अटैक करते रही, उनमें से कई सारे उनके विक्टिम बने जैसे कि रैंडी ऑर्टन, मिक फोली, टॉमी ड्रीमर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुतों पे अटैक करा भाई इन्होंने। और कई बार तो समझ में भी नहीं आती थी अरे क्यों मार रहे आके, कोई कारण भी तो होना चाहिए मारने का। तो अब आती है 21 जनवरी 2013 की मंडे नाइट रॉ का वो एपिसोड जहां पर शील्ड ने द रॉक पर अटैक कर दिया और उन पे ट्रिपल थ्रेट पावर बॉम्ब भी लगाया था। ये भी मेरे को आज भी याद है, ये भी बहुत एपिक लगा था क्योंकि रॉक जैसे सुपरस्टार को उन्होंने पीट दिया। और इसके बाद विंस मैकमैन ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर शील्ड ने इंटरफेयर करा सीएम पंक और रॉक के मैच के बीच में जो कि रॉयल रंबल 2013 में होने वाला था, सीएम पंक के पास से जो ये WWE चैंपियनशिप है ये चली जाएगी अगर इन्होंने इंटरफेयर करा तो। और इसके बाद अगली स्मैकडाउन में सीएम पंक ने बताया कि उन्होंने शील्ड के साथ कोई भी अलायंस वगैरह नहीं कर रखा है, भाई मेरा कोई चक्कर वगैरह नहीं है, उनका ये कहना था। और वो मदद भी नहीं मांग रहे थे शील्ड की। बट रॉयल रंबल 2013 के पेपर व्यू में क्या होता है, शील्ड आती है, ब्लैकआउट होता है और ये मोमेंट तो मेरे को भी याद है, ब्लैकआउट हो जाता है और आके पेल दिया भाई रॉक को बुरे तरीके से, रॉक पड़े हुए हैं। और सीएम पंक ने फिर क्या करा, रॉक को पिन कर दिया और सीएम पंक जीत जाते हैं। और बाहर निकल के आते हैं अपने विंसेंट केनेडी मैकमैन और वो डिक्लेयर कर देते हैं इस पूरे के पूरे डिसीजन को, मतलब एक तरह से रिवर्स ही कर देते हैं इस डिसीजन को। और ये मैच दोबारा से रीस्टार्ट होता है और फिर रॉक हरा देते हैं सीएम पंक को और जीत जाते हैं WWE चैंपियनशिप। और भाई विंस मैकमैन का आ गया एक मनी मैच जो विंस मैकमैन चाहते थे। इसके बाद अगली रो में हमें देखने को मिलता है कि विंस मैकमैन एक फुटेज दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि शील्ड को पॉल हेमन पैसे देते थे उनके लिए काम करने के लिए। और इस टाइम तक शील्ड की है ना अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही थी। तो 28 जनवरी की मंडे नाइट रॉ का ही एपिसोड था जिसमें शील्ड ने अटैक करा जॉन सीना पर। फिर उनके बाद शेमस उनकी मदद करने आते, वो उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और फिर रायबैक भी मदद करने आते, उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। फिर इसके बाद अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में ब्रैड मैडॉक्स, भाई ये बंदा मेरे को सच में बहुत बेकार लगता था। सच में ऐसा कोई होना कि इसको पीटो, चाहिए अच्छा भी कर रहा हो, इसे तोड़ो यार कोई अच्छे से, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ब्रैड मैडॉक्स बताते हैं कि वही वो बंदे थे जिन्होंने विंस मैकमैन को शील्ड की वो फुटेज दी थी। तो क्या होता है, शील्ड तोड़ती है इन्हें अच्छे से ब्रैड मैडॉक्स को बहुत भगा के मारती है बुरे तरीके से। और फिर इसके बाद शील्ड अटैक करती है जॉन सीना के ऊपर भी और फिर वो बताती भी है कि उन्होंने जॉन सीना के ऊपर अटैक क्यों किया। इसके बाद शील्ड का मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में जिसके अंदर जॉन सीना, रायबैक और शेमस की टीम थी, उनको हराकर शील्ड जीत जाती है मैच को। फिर इसके बाद शील्ड का मैच होता है रेसलमेनिया 29 के अंदर और ये था शील्ड का डेब्यू मैच रेसलमेनिया का। और इस मैच में उनके अगेंस्ट में जो टीम थी वो थी बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमस की। और इस मैच में भी शील्ड जीत जाती है। और इस मैच के बाद का फनी सीन मेरे को बहुत ज्यादा लगता है, जब शेमस और रैंडी ऑर्टन मतलब मैच हार गए उसके बाद की बात है, शेमस और रैंडी ऑर्टन बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और बिग शो इन दोनों को नॉकआउट पंच मार के इन दोनों को नॉकआउट कर देते, ये बड़ा फनी था। फिर 8 अप्रैल की मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलता है शील्ड अटैक करना चाह रही होती है अंडरटेकर के ऊपर, बट टीम हेल नो आके बचा लेती है और उनका जो अटेम्प्ट था अंडरटेकर के ऊपर वो अनसक्सेसफुल रहता है। इसके बाद 22 अप्रैल की मंडे नाइट रॉ को शील्ड का मैच होता है दी अंडरटेकर और साथ में थे टीम हेल नो और इसमें शील्ड ने हरा दिया था इन तीनों को। इसके बाद फिर 26 अप्रैल की स्मैकडाउन होती है जिसमें अंडरटेकर और डीन एम्ब्रोस का मैच होता है और इस मैच को अंडरटेकर जीत जाते हैं जब वो डीन एम्ब्रोस को अपना हेल्स गेट सबमिशन लगा देते हैं। और मैच के बाद वाला सीन तो बहुत आइकॉनिक था क्योंकि अंडरटेकर के ऊपर अटैक कर देते हैं रॉलिंस और रेंज और अंडरटेकर बहुत कोशिश भी करते हैं, इन्हें पीटते भी है, बट एंड में ये तीनों ही चढ़ जाते हैं अंडरटेकर के ऊपर। और वो आइकॉनिक सीन जो आप लोगों को भी याद होगा जब ये तीनों के तीनों ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाते हैं अंडरटेकर के ऊपर अनाउंसर टेबल के थ्रू। और ऐसे ही चलते चलते शील्ड भी टाइटल पिक्चर के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और ये शुरुआत होती है एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू के अंदर जब डीन एम्ब्रोस का मैच होता है कोफी किंगस्टन के साथ। और इस मैच में डीन एम्ब्रोस हरा देते हैं कोफी किंगस्टन को और बन जाते हैं न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और उसी नाइट पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज ने हरा दिया था टीम हेल नो को और वो बन जाते हैं न्यू WWE टैग टीम चैंपियन। इसके बाद शील्ड एज अ टीम अनडिफीटेड स्ट्रीक उनकी कंटिन्यू रहती है
और शील्ड के तीनों के तीनों मेंबर चैंपियंस बन जाते हैं। बट उनकी स्ट्रीक ज्यादा लंबी चलती नहीं है, क्योंकि 14 जून की स्मैकडाउन पर शील्ड की ये स्ट्रीक टूट जाती है जब एक 6 मैन टैग मैच होता है और इनके अगेंस्ट में थे टीम हेल नो और अपने वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो इस मैच में क्या होता है, एंड में डैनियल ब्रायन सेथ रॉलिंस को येस लॉक में फंसाकर उनसे टैप आउट करा देते और शील्ड की ये जो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी ना, ये टूट जाती है। इसके बाद 19 अगस्त की रॉ में पता चलता है जब शील्ड ट्रिपल एच के लिए काम करना चालू कर देती है और वो क्या करते हैं, ऑर्टन की मदद करते हैं डैनियल ब्रायन को हराने में। और ऐसा ही चलता रहता है और जो भी ट्रिपल एच के अगेंस्ट में होता है, वो डॉल्फ जिगलर, बिग शो, इन सबको पीटते हैं, बुरे तरीके से पेलते हैं। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर की मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज अपनी टैग टीम टाइटल्स को हार जाते हैं रोड्स ब्रदर्स के अगेंस्ट में। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोडी रोड्स ने अपने प्रोमो में क्या कहा था, जो भी कुछ महीने पहले इनकी रेसलमेनिया में मैच होने से पहले जो बिल्ड थी, क्या कहा था कि शील्ड अनडिफीटेड थी और शील्ड को जिसने मतलब हराया था एक तरह से, उनका लास्ट नेम था रोड्स, कोडी रोड्स। झूठ तो बहुत बोलते हो क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली अभी पीछे ही बताया कि उनके अनडिफीटेड स्ट्रीक को किसने तोड़ा था, टीम हेल नो और रैंडी ऑर्टन ने। और कोडी रोड्स क्या बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कोडी रोड्स की याददाश्त कमजोर है कोडी रोड्स की, और रोमन रेंज की भी कुछ कमजोरी है क्योंकि रोमन रेंज ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। और इस टाइम पे शील्ड के अंदर दरारें आनी चालू हो जाती, क्योंकि इस टाइम पर इकलौते डीन एम्ब्रोज ही एक ऐसे बंदे थे जिनके पास टाइटल थी और सेथ रॉलिन और रोमन रेंज तो अपनी टैग टीम टाइटल्स हार चुके थे। और मेन दिक्कतें यहाँ भी चालू होती हैं क्योंकि शील्ड के जितने भी मैच थे वो अपने हर मैच डीन एम्ब्रोज के कारण हारने लग गए थे। इसके बाद नवंबर के टाइम पे शील्ड की फ्यूड होती है सीएम पंक के साथ, जिसके कारण इनका एक हैंडीकैप मैच भी होता है टीएलसी पेपर व्यू के अंदर, और तारीख थी 15 दिसंबर। और इस मैच में पंक जीत जाते हैं, 3 बंदे एक को पेल रहे हैं और एक नहीं उन तीनों को हरा दिया। और सीएम पंक इस मैच को जीतते हैं क्योंकि शील्ड के अंदर भाई टीम वर्क उस टाइम पे खराब चल रहा था और रोमन क्या करते हैं, गलती से डीन एम्ब्रोज पर स्पेयर लगा देते हैं। और आप लोगों को ना बताओ तो WWE का उस टाइम पर पता है क्या प्लान था कि शील्ड को अब हमें डिसबैंड करना है, बट रोमन रेंज और मतलब शील्ड ने ही डिनाई कर दिया था इस चीज को, क्योंकि वो इस टाइम पर अपने सिंगल्स करियर में नहीं जाना चाहते थे और अभी उनका सिंगल्स करियर की उन्हें भी पता था कि अभी वो स्टार्ट नहीं कर सकते अपने सिंगल्स करियर को। अभी टैग टीम में ही जो इनकी फैक्शन चल रही है यही बहुत सही चल रही है और ऐसे इनके बीच में फ्यूड चलती रहती है। और एक इकलौते रोमन रेंज ही बनते हैं वो बंदे जिसने सीएम पंक को हराया था। वैसे तो सेथ रॉलिन और जॉन मॉक्सली की भी छोड़ो, जॉन मॉक्सली ने बेशक से AEW में हरा दिया बट WWE के अंदर तो नहीं हराया। तो रोमन रेंज इकलौते बंदे जिनने सीएम पंक को हराया। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉयल रंबल 2014 का पेपर व्यू, और रॉयल रंबल मैच के अंदर क्या होता है, डीन एम्ब्रोज रोमन रेंज को एलिमिनेट करने जा रहे होते हैं, बट रोमन रेंज क्या करते हैं, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। और साल 2014 की रॉयल रंबल तो आप लोगों को पता होगा बटिस्टा ने जीती थी और उन्होंने एंड में रोमन रेंज को एलिमिनेट करा था। फिर इसके बाद 27 जनवरी की रॉ के एक एपिसोड में 6 मैन टैग मैच होता है जिसमें शील्ड के अगेंस्ट में थे जॉन सीना, डैनियल ब्रायन और शेमस, बट व्हाइट फैमिली बीच में इंटरफेयर करती है और उनको उनका मैच कोस्ट करवा देती है। फिर अब इस टाइम पर शील्ड का फेस टर्न हो चुका था क्योंकि व्हाइट फैमिली खुद एक हील फैक्शन थी। और फिर एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में व्हाइट फैमिली जीत जाती है क्योंकि शील्ड अपने पुअर टीम वर्क और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण हार जाती है। और फिर इनका रीमैच भी होता है जिसमें मैच के बीच में सेथ रॉलिन छोड़कर चले जाते हैं और ये पहले से लक्षण दिखा रहे थे कि मैं धोखा दूंगा। और फिर 17 मार्च के स्मैकडाउन में द शील्ड के मेंबर्स दोबारा से रिकंसाइल कर लेते हैं और फिर हमें 17 मार्च 2014 की मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलता है जब शील्ड का फेस टर्न होता है, जब शील्ड जेरी लॉलर पर अटैक करने से मना कर देते हैं और वो केन को पेलते हैं बुरे तरीके से, केन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 30 में शील्ड हरा देती है न्यू एज आउटलॉज और केन को। इसके बाद हमें स्टोरी लाइन के अंदर एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जब ट्रिपल एच दोबारा से रियूनाइट कर लेते हैं बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन के साथ और फिर से दोबारा से लेजेंडरी फैक्शन जिसका नाम है इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और इनकी फ्यूड चलती है फिर शील्ड के साथ। और फिर इनके बीच में एक मैच भी होता है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर जिसमें शील्ड जीत जाती है। और फिर अगली रो में ट्रिपल एच फोर्स करते हैं डीन एम्ब्रोज को अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड करने के लिए एक 20 मैन बैटल रॉयल के अंदर, और स्टिपुलेशन ये भी डाल देते हैं कि अगर रेंज और रॉलिंस ने मैच के बीच में मदद भी करी डीन एम्ब्रोज की तो डीन एम्ब्रोज अपने टाइटल को हार जाएंगे। और वैसे भी डीन एम्ब्रोज अपने टाइटल को हार ही जाते उस मैच के अंदर। फिर इसके बाद पेबैक पेपर व्यू के अंदर शील्ड का मैच दोबारा से होता है एवोल्यूशन के साथ और इस मैच में शील्ड जीत जाती है बिल्कुल क्लीन तरीके से क्योंकि एवोल्यूशन के हर मेंबर को एलिमिनेट कर देते हैं
और शील्ड का एक भी मेंबर एलिमिनेट नहीं होता। बहुत बेइज्जती की बात है एवोल्यूशन के लिए। इसके बाद अगली मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच शील्ड के साथ फ्यूड कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, बट भाई अपने बटिस्टा के अलग ही पंगे रहते हैं। बटिस्टा कहते हैं कि आज की मंडे नाइट रॉ में उन्हें मेन इवेंट के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, बट ट्रिपल एच इस बात से डिनाई कर देते हैं और वो कहते हैं कि आज वो तीनों के तीनों मैच लड़ेंगे, बट शील्ड के अगेंस्ट में लड़ेंगे। और इसी बात को बटिस्टा डिनाई कर देते हैं और वो इवोल्यूशन को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसी रात देखने को मिलता है जब शील्ड रिंग के अंदर होती है और ट्रिपल एच बाहर आकर बोलते हैं कि कल प्लान ए था और आज की रात प्लान बी है। और ट्रिपल एच की वो आइकॉनिक लाइन, देयर वाज ऑलवेज अ प्लान बी। और ये प्लान बी क्या था? सेथ रोलिंस के हाथ में स्टील चेयर थी, वो खड़े होते हैं पीछे, रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस आगे बढ़ते हैं और सेथ रोलिंस पीछे से खिंचाकर स्टील चेयर मारते हैं भाई रोमन रेंज को। और डीन एम्ब्रोस का फेशियल एक्सप्रेशन जो देखने के लायक था, वो रोमन रेंज को देख रहे और फिर सेथ रोलिंस को। और जो सेथ रोलिंस ने उस टाइम काम करा था, कसम से भाई पर्सनली बता रहा हूं, जब मैंने टेलीविजन पे वो देखा था, मेरा तो मन कर रहा था ये नीचे चप्पल रखे रहने से खिंचा के सेथ रोलिंस के मुंह पे मारो अगर मैं इसके सामने हूं। उस टाइम पे बहुत नफरत हुई थी सेथ रोलिंस से, क्योंकि धोखेबाजी वाला काम बहुत बेकार लगता है। और सेथ रोलिंस ने इतना बड़ा धोखा दिया अपने भाइयों के साथ, तो बहुत बेकार लगा था सेथ रोलिंस का ये डिसीजन मुझे तो। और फिर 9 जून के मंडे नाइट रॉ में सेथ रोलिंस बताते हैं कि कैसे बिजनेस रिलेशनशिप के कारण उन्होंने अपनी खुद की ही क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंज अभी भी शील्ड में थे। और वो बताते हैं कैसे सेथ रोलिंस एक कैंसर था शील्ड के अंदर और उसने जो किया वो कभी भी माफ करने के लायक नहीं है और वो उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। और साफ सीधी बात है, ऐसे बंदे को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफी मांगने भी आए तो पेल दो उसे अच्छे से घेर कर। तो अभी तक तो रेंज और एम्ब्रोस अलग नहीं हुए थे, बट वो धीरे धीरे अपने अलग अलग पाथ पर चले जाते हैं। डीन एम्ब्रोस जिनका इंटेंशन था सेथ रोलिंस से बदला लेने का, और रोमन रेंज जो कि वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में जाने वाले थे। एम्ब्रोस ने तो भाई न्यू अटायर प्लस में न्यू एंट्रेंस थीम सॉन्ग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट रोमन रेंज अभी भी वही शील्ड की एंट्रेंस से ही आते थे। और अभी 3 साल पहले की बात है, मैं अभी करंट की बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात है जब रोमन रेंज ने अपने एंट्रेंस थीम सॉन्ग को बदला था। फिर 24 जून के मेन इवेंट शो में देखने को मिलता है जब रोमन रेंज कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि अब वो अपने खुद के रास्ते पर आ चुके हैं और अब वो शील्ड का पार्ट नहीं है। इसके बाद भाई शील्ड के छोटे मोटे रिन्यूअल तो ऐसे चलते रहते हैं, बट मेजर चीज आती है जुलाई 2017 में जब डीन एम्ब्रोस को ड्राफ्ट कर दिया था मंडे नाइट रॉ के अंदर। और सेथ रोलिंस जिनका उस टाइम पर फेस टर्न हो चुका था, वो चाहते थे कि वो एक बार फिर से आए और वो दोनों फिर से एक साथ आकर दोबारा से लड़े, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने साफ सीधा मना कर दिया, क्योंकि 3 साल पहले जो कि उनके धोखेबाज इस भाई ने उन्हें जो धोखा दिया था वो कैसे भूल सकते हैं, और ऐसे भूलना भी नहीं चाहिए ऐसे धोखेबाज के बारे में। तो डीन एम्ब्रोस सेथ रोलिंस के साथ आने के लिए मना कर देते हैं। फिर 31 जुलाई के मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलता है जब सेथ रोलिंस के ऊपर शेमस और सिजारो दोनों इनको पीट रहे होते हैं बुरे तरीके से, तो डीन एम्ब्रोस सेथ रोलिंस को बचा लेते हैं। बट अभी तक इन दोनों के बीच में रिन्यूअल नहीं हुआ था, ये दोनों एक साथ नहीं आए थे। बट दोबारा से जब शेमस और सिजारो ने दोनों ने अटैक करा था, पर अब की बार ये दोनों साथ आ चुके थे और फिर शील्ड ने अपना फीस्ट बम वाला जेस्चर करा और इसे भाई बहुत लाउड ओवेशन मिला था और ये बहुत रिमेम्बरेबल मोमेंट है। फिर समर स्लैम में एम्ब्रोस और रोलिंस बन जाते हैं न्यू टैग टीम जब वो हरा देते हैं बार को, और फिर डीन एम्ब्रोस सबसे पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हैं शील्ड फैक्शन के अंदर। और फिर 9 अक्टूबर 2017 के मिज के शो में रोमन रेंज ने शील्ड को ज्वाइन कर लिया, एक बार फिर से शील्ड को फुली रियूनाइट कर दिया और ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट है। खुद लाइव भाई सच में जो WWE को इन्होंने कुछ 4-5 साल पहले देखना चालू करा है ना, उन्हें नहीं पता भाई कैसा फील होता है ऐसे मोमेंट्स को दोबारा से बताने में, याद करने में। ये बहुत मेमोरेबल चीज थी, सच में बहुत मेमोरेबल चीज थी शील्ड को एक और बार देखने के लिए। और फिर शील्ड का मैच कंफर्म होता है TLC पेपर व्यू में, और शील्ड का मैच होता है अगेंस्ट में उनके थे मिज, सिजारो, शेमस और ब्रॉन स्ट्रोमैन। बट 20 अक्टूबर को रोमन रेंज को मेडिकल इश्यूज के कारण उन्हें इस मैच से हटा दिया जाता है और उनकी रिप्लेसमेंट में कौन आते हैं? अपने ओलंपिक हीरो दी कर्ट एंगल। और इसके बाद फिर 6 नवंबर की मंडे नाइट रॉ में भाई फिर डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस अपने टाइटल्स को भी आ जाते हैं शेमस और सिजारो से, क्योंकि मैच के बीच में न्यू डे डिस्ट्रैक्शन कर देती है। फिर रोमन रेंज अपना रिटर्न करते हैं अगले वीक की रॉ में, जहां पर वो चैलेंज कर देते हैं न्यू डे को, और फिर इनका मैच होता है सर्वाइवर सीरीज में जहां पर शील्ड जीत जाती है। फिर 20 नवंबर 2017 की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज द मिज को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाते हैं, और इसी के साथ रोमन रेंज सेकंड बंदे बनते हैं शील्ड के अंदर जो कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके थे। और फिर दिसंबर के महीने में डीन एम्ब्रोस को ट्राइसेप इंजरी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें
उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ती है और फिर दोबारा से हमें शील्ड का डिसबैंड देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद जनवरी 2018 में रोमन रेंज मिज से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार जाते हैं। फिर रेसलमेनिया 34 के अंदर सेथ रॉलिंस मिज और फिन बैलर को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाते हैं और इसी के साथ शील्ड के तीनों मेंबर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाते हैं। और फिर 13 अगस्त 2018 की मंडे नाइट रॉ में हमें डीन एम्ब्रोस का रिटर्न देखने को मिलता है और वो रियूनाइट कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के साथ, जब सेथ की फ्यूड चल रही होती है डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकिंटायर के साथ। और फिर अगस्त 2018 की समर स्लैम में रोमन रेंज ने फाइनली ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था और वो बन जाते हैं न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और फिर इसके बाद अगले नाइट वाली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल को फिन बैलर के अगेंस्ट में सक्सेसफुली डिफेंड करते हैं। और फिर मैच के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि उस टाइम पर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे और वो कैश इन करने के लिए आ रहे होते हैं, बट क्या होता है सेथ रॉलिन और डीन एम्ब्रोज आ जाते हैं और पीटते हैं इन्हें बुरी तरीके से। और फिर हमें देखने को मिलता है ट्रिपल पावर बॉम्ब शील्ड का, जो कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगाते हैं अनाउंसर टेबल के थ्रू। और ये बात मैं कहना चाहूंगा, जब तुम्हारे अगेंस्ट में शील्ड है और तुम इकलौते हो तो क्यों जा रहे हो, पिटने के लिए जा रहे हो क्या। और फिर इसके बाद सुपर शोडाउन पेपर व्यू में शील्ड का मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन, डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकिंटायर के साथ, जिसमें शील्ड जीत जाती है। पर अब एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिलती है और भाई ये बहुत इमोशनल भी थी, क्योंकि 22 अक्टूबर 2018 की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज ने बताया कि उनको ल्यूकीमिया है और उन्हें इसका इलाज कराने के लिए WWE को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वो अपनी WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश भी कर देते हैं और ये सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं WWE देख रहा था मुझे भी नहीं पता था कि रोमन रेंज कब वापस आएंगे। ऐसा सुनने के बाद तो मेरे को खुद पर्सनली ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज का जो हमने अभी तक देखा वो फाइनल था और रोमन रेंज अब शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। और उसी नाइट डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस टैग टीम टाइटल्स को जीत जाते हैं। और फिर देखने को क्या मिलता है, डीन एम्ब्रोज का हील टर्न, जब वो सेथ रॉलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। और सेथ रॉलिन जिस तरीके से उसे सेल करते हैं ना, वो देख के बड़ा मजा आता है। और सच्ची मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता था कि सेथ रॉलिन को एक बार तो पिटाई पड़े ऐसे तगड़े वाली। और फिर इसके बाद शील्ड तीसरी बार टूट जाती है और इसी दौरान रूमर्स से भाई पता ही चल रहा था कि रोमन रेंज 1-2 साल से पहले नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रोमन रेंज का इस टाइम पर आने का कोई भी कंफर्म नहीं था। और भाई जनवरी 2019 में पता चलता है कि डीन एम्ब्रोज का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अप्रैल के महीने में और उन्होंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कराया है, जिसको सुनने के बाद थोड़ा शॉक तो लगा था कि डीन एम्ब्रोज क्या पता WWE को अब छोड़कर चले जाएं। और फिर 25 जनवरी 2019 को रोमन रेंज का रिटर्न होता है और ये सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था और खुशी होती है इसे देखकर, क्योंकि रोमन रेंज आकर बताते हैं कि उनको ल्यूकीमिया से अब कोई भी दिक्कत नहीं है और वो ल्यूकीमिया से ठीक हो चुके हैं। और उनकी इस खुशी के लिए सेथ रॉलिंस भी बाहर आते हैं, बट डीन एम्ब्रोज फिर भी बाहर नहीं आते हैं। और इसी रात को डीन एम्ब्रोज के ऊपर एलायस, बॉबी लैशली, मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन अटैक कर देते हैं और उनकी मदद करने के लिए रोमन रेंज और सेथ रॉलिन भी आते हैं। और फिर अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज सेथ रॉलिन से कहते हैं कि जिंदगी भाई बहुत छोटी है, और वो ये बात सही भी कह रहे थे। और ये बात मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई जिंदगी बहुत छोटी है, जो भी चीज मिल रही है उसे एंजॉय करो। इसी तरह रेसल यूफोरिया के इस चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है इसे भी एंजॉय करो। और वो कहते हैं कि डीन एम्ब्रोज WWE में रहेगा या नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो दोबारा से एक साथ आ जाएं। बट इस बात से सेथ रॉलिंस डिनाई कर देते हैं, बट वो दोबारा से मान जाते हैं इस बात पर। फिर उन्होंने डीन एम्ब्रोज को भी बुलाया, पर पीछे से एलायस अटैक कर देते हैं और फिर इसके बाद डीन एम्ब्रोज गुस्से में आकर चले जाते हैं। और फिर उसी रात डीन एम्ब्रोज के मैच के बाद रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस डीन को फिर से मनाते हैं, बट डीन एम्ब्रोज मानते नहीं है। फिर इसके बाद मैकिंटायर, लैशली और बैरन कॉर्बिन अटैक कर देते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिन पर। और इसके बाद डीन एम्ब्रोज वापस आते हैं रिंग के अंदर अपने शील्ड ब्रदर्स की मदद करने के लिए। और इसके बाद हमें शील्ड का लास्ट टाइम रिन्यूअल देखने को मिलता है। और फिर इसी के साथ फास्टलेन 2019 में शील्ड का मैच होता है मैकिंटायर, लैशली और बैरन कॉर्बिन की टीम के साथ, और बड़े ही डोमिनेटिंग फैशन के साथ शील्ड ने इस मैच को जीत लिया था। और WWE बताती है कि शील्ड का लास्ट मैच था। वैसे देखा जाए तो ये लास्ट मैच तो कैसे था, क्योंकि शील्ड ने इसके बाद भी कई सारे मैच लड़े हैं, बट WWE का ये कहना था कि ये शील्ड का फाइनल टेलीवाइज्ड मैच था। और नेक्स्ट रो में भी शील्ड बताती है कि वो कैसे शील्ड का फाइनल मैच था और डीन एम्ब्रोज का भी, लेकिन अभी शील्ड का एक मैच बाकी था और WWE ने शील्ड के ऊपर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड शो रख दिया जिसका नाम था द शील्ड्स फाइनल चैप्टर। और इस दौरान रोमन रेंज और सेथ रॉलिन की हमें क्लिप दिखाई जाती है जिसमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिन बताते हैं कि भाई उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि डीन एम्ब्रोज WWE को छोड़कर चले जाएंगे। और पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे भी भाई उस टाइम पे बहुत ज्यादा
सच में बहुत बुरा लग रहा था कि डीन एम्ब्रोज अब WWE से चले जाएंगे। बट देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं तो एक चीज के लिए खुशी हो रही थी डीन एम्ब्रोज के लिए, क्योंकि देखो भाई कुछ भी कहो, डीन एम्ब्रोज के साथ जो उनके फाइनल टाइम में जो भी WWE ने उनको किसी भी फ्यूड में डाला, कभी नाया जैक्स के साथ घुसा दिया, कभी EC3, कोई भी भाई, मैं सच में कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ EC3 के लिए, EC3 बहुत बढ़िया सुपरस्टार है, बट ऐसे ही एक सुपरस्टार को लेके आके और तुम्हारा पुराना एक सुपरस्टार है उससे उसे हरवा रहे हो आके बिना किसी बात के, मतलब ये मुझे थोड़ा सा ना सेंस नहीं लगा था। और डीन एम्ब्रोज का भाई उन्होंने करियर एक तरह से ना बहुत बेकार ही कर दिया था। उनको पता था कि डीन एम्ब्रोज WWE को छोड़कर चला जाएगा, तो WWE ने, खासकर तो विंस मैकमैन ने डीन एम्ब्रोज के लास्ट टाइम को जो WWE के अंदर था उसको पूरा का पूरा रुइन कर दिया था। तो अब आते हैं स्टोरी पर, और इसी के साथ वो ये भी कह कि डीन जहां पर भी रहे खुश रहे, और पर्सनली मैं भी यही कह रहा था उस टाइम पर कि डीन एम्ब्रोज अब WWE को छोड़कर भी चला जाए तो वो जहां भी जाए तो वो खुशी रहे, और इसीलिए अब उनका फोकस रहेगा शील्ड के उस फाइनल मैच के ऊपर जो कि है 21 अप्रैल को, और फिर 8 अप्रैल 2019 की मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज को बाहर बुलाते हैं, और वो डीन एम्ब्रोज को थैंक्स करते हैं कि कैसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला डीन एम्ब्रोज से, और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि डीन एम्ब्रोज हमें छोड़कर चले जाएंगे। और फिर डीन भी सेथ रॉलिंस को थैंक्स करते हैं और रोमन रेंस को भी, और कहते हैं कि कैसे शील्ड के साथ उनके बहुत बेहतरीन मोमेंट्स रहे हैं, और फिर वो फैंस को भी थैंक्स कर चले जाते हैं। फिर इसके बाद 21 अप्रैल 2019 को द शील्ड फाइनल चैप्टर इवेंट हमें देखने को मिला, जहां पर शील्ड का लास्ट WWE मैच होता है कॉर्बिन, लैशली और मैकिंटायर के साथ। और फिर मैच के बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि वो इतना समय उन्होंने जो भी शील्ड के साथ बिताया वो उसे कभी भी नहीं भूलेंगे, और इतने सालों में जो भी उन तीनों ने करा है शायद ही कोई आगे आने वाले सुपरस्टार ऐसा कर पाएंगे। इसके बाद फिर डीन एम्ब्रोज भी फैंस को थैंक्स बोलते हैं, और फिर वो WWE को भी गुड बाय बोल देते हैं, और फिर जाते हुए शील्ड अपना फाइनल टाइम फीस्ट बम्प जेस्चर करती है, और इसी के साथ शील्ड की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। और भाई यही थी शील्ड की पूरी स्टोरी शुरुआत से लेकर एंड तक की। और शायद सेथ रॉलिंस ने जो बात कही थी कि शील्ड जैसा जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला शायद ही कोई और सुपरस्टार या कोई आगे ऐसा डाल पाएगा, तो ये बात उन्होंने सही कही थी। मुझे भी देखकर लगता है कि शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा। और शील्ड के इस स्प्लिट के बाद इन तीनों का करियर अपने अलग अलग पाथ पे चला गया। सेथ रॉलिंस जो कि उस टाइम पर यूनिवर्सल चैंपियन थे, वो बड़ी स्टोरी लाइंस में जाने लग गए, और कैसे उनका हमें मंडे नाइट मसाया का कैरेक्टर भी देखने को मिला, और अभी रिसेंट टाइम में द विजनरी का कैरेक्टर भी देखने को मिला। और फिर रोमन रेंस जो कि उसके बाद उनकी भी फ्यूड चलती है ऐसी, और फिर 2020 के अंदर जो कि उन्होंने एक अपना सबसे बड़ा कैरेक्टर जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाता है सच में, द ट्राइबल चीफ को अपनाया। और फिर साल 2020 में रोमन रेंस का हील टर्न होता है, और ये ट्राइबल चीफ का डेब्यू में देखने को मिलता है, और कैसे रोमन रेंस की वो लॉन्गेस्ट टाइटल रेन जो कि कम से कम 1300 दिन से भी ऊपर की थी। और डीन एम्ब्रोज जिन्होंने WWE को छोड़ दिया था, उसके बाद वो जॉन मॉक्सली के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने भी बाहर अदर प्रोमोशंस में अपना बहुत नाम कमाया, जैसे कि GCW, NJPW, AEW। जॉन मॉक्सली जो कि सबसे पहले बंदे बनते हैं शील्ड के, या कह दो WWE में भी या कहीं के भी सुपरस्टार, जिन्होंने IWGP चैंपियनशिप, AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप और WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वो सबसे पहले सुपरस्टार बनते हैं इसके लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों की तीनों सुपरस्टार शील्ड के बाद भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और इन तीनों के करियर अब भी बहुत ज्यादा सक्सेस पे हैं। और अब पता नहीं इन तीनों का रिन्यूअल हमें कब देखने को मिलेगा, डीन एम्ब्रोज कब वापस आएंगे। तो यही थी भाई शील्ड की पूरी स्टोरी। और फिर से अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक भी जरूर करना। और साथ ही साथ मैं इस चैनल पे टॉप 10 वीडियोस भी लेके आना चाहता हूँ, टॉप 10 या टॉप 5 ऐसी वीडियोस हैं, ये वीडियोस भी लेकर आना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों का इस चीज में साथ चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट भी करते रहिए, सजेशन भी देते रहिए, और साथ ही साथ मैं कम्युनिटी टाइम में जब Q&A वगैरह भी डालता रहूं इससे रिलेटेड, तो आप लोग उस पे प्लीज जाके वोट तो जरूर कीजिए। और इसी के साथ भाई मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।